फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सीटेट दिसंबर जनवरी 2022 2023 को, जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे यह वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 1, जो आपका 29 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। इस वीडियो में हम लोग 29 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 1 में, जिसमें हम केवल सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है आपका 29 दिसंबर 2022 का सीटेट पेपर 1। तो इसमें हम लोग सीटेट के ओनली सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 1 का सीडीपी का। आपका अगला पहला क्वेश्चन है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खंबे की तरह फुटबॉल को लात से ढकेलना। ये आपका क्या हो गया? क्रॉस मोटर स्किल, जिसमें हाई लेवल में या फिर हाई अमाउंट में मसल्स का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक। तो फ्रेंड्स, जो आपका बाल विकास है, बाल विकास प्रगतिशील और अनुक्रमिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसके माध्यम से बच्चे विभिन्न कौशल, क्षमताओं और सामर्थ्यों को प्राप्त और बेहतर करते हैं। विकास का समीप दूर विमुख सिद्धांत वृद्धि और विकास का एक पैटर्न है जो प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान होता है या उस सामान्य क्रम को संदर्भित करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्र या कोर से हाथ, पांव या बाहर की ओर बढ़ता है। और जो आपका स्थूल पेशी कौशल है, यानी कि जो आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल होगा, वो आपका स्थूल पेशी कौशल में बड़े पैमाने पर बड़े पेशी समूह का उपयोग और यानी कि हाई लेवल में, यानी कि हाई अमाउंट में मसल्स का यूज होता है और पूरे शरीर का समन्वय होता है। ये कौशल चलने, दौड़ने, कूदने, चढ़ने, फेंकने, लात मारने और संतुलन जैसी गतिविधियों से संबंधित है। जो आपका स्थूल पेशी कौशल है, शरीर की समग्र गति और शारीरिक गतिविधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपका सूक्ष्म पेशी कौशल है, सूक्ष्म पेशी कौशल में छोटी, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मसल्स का यूज होता है, यानी कि छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। आमतौर पर हाथों की उंगलियां, हाथ और कलाई का समन्वय और नियंत्रण होता है। ये कौशल लिखने, चित्र बनाने, कैंची से किसी चीज को काटने, जूते के फीते बांधने, कपड़े के बटन लगाने और बर्तन का उपयोग करने जैसी गतिविधियों से संबंधित है। सूक्ष्म पेशी कौशल उन कार्यों के लिए आवश्यक सटीक और कुशल गतिविधियों को सक्षम करना जिसमें छोटी वस्तुओं का परिचालन होता है। तो इसी प्रकार खंबे की तरफ फुटबॉल को लात से ढकेलना स्थूल पेशी कौशल का एक उदाहरण है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिया गया है आपको, बच्चों का विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो किस ओर बढ़ता है? आपका सेंटर से बाहरी तरफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक। तो फ्रेंड्स, जो आपका बाल विकास है, बाल विकास प्रगतिशील और अनुक्रमिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से बच्चे विभिन्न कौशल, क्षमताओं और सामर्थ्यों को प्राप्त और बेहतर करते हैं। विकास का समीप दूर विमुख सिद्धांत वृद्धि और विकास का एक पैटर्न है जो प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान होता है।
या उस सामान्य क्रम को संदर्भित करता है जिसमें विकास शरीर के केंद्र या कोर से हाथ पांव या बाहर की ओर बढ़ता है। समीप दूरभिमुख सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपनी परिधीय शरीर के अंगों पर नियंत्रण विकसित करने से पहले अपने केंद्रीय शरीर के अंगों पर नियंत्रण और समन्वय हासिल कर लेते हैं। इसी प्रकार आपका जो स्थूल पेशी कौशल में बड़ी पेशी के समूह और पूरे शरीर की गतिविधि शामिल होती है तथा यह सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले विकसित होते हैं जिसमें छोटी पेशी के समूह और सटीक गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है आपका एजर्सनिज्म टाइप क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आप लोग एजर्सनिज्म जो क्वेश्चन आएंगे आपके, चाहे आपके सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 में, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका मैथ हो या साइंस हो, या फिर आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, या फिर आपका एसएसटी हो, या फिर अदर सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आप लोग सीटेट के पेपर 1 और सीटेट के पेपर 2 में जो आपके सब्जेक्ट हैं उसका जो सिलेबस होगा आपका, तो सब्जेक्ट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों को, तभी आप लोग एजर्सन और रीजन के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। और फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि जो आपका अभिकथन और कारण दिया गया है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे और सही विकल्प को चुनेंगे। तो दिया गया है आपका, मान लीजिए अगर आपका एजर्सन और रीजन दोनों सही है और रीजन सही व्याख्या करता है एजर्सन की, तो सही व्याख्या करेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपका एजर्सन रीजन दोनों सही है लेकिन जो आपका रीजन है एजर्सन की सही व्याख्या नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। और अगर आपका एजर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। अगर आपका एजर्सन और रीजन दोनों ही गलत होंगे, तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एजर्सन और रीजन पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो दिया गया कि बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उनके माता पिता द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। यह आपका जो एजर्सन है बिल्कुल आपका करेक्ट है, यानी कि राइट है, सही है। और रीजन दिया गया, आपका कारण दिया है, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, तो ये भी आपका सही है। और जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एजर्सन की, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक है, तो देखिए जो आपका प्राथमिक सामाजिकरण है विशेष रूप से सामाजिक प्राथमिक चरण को संदर्भित करता है जो प्रारंभिक बाल अवस्था के दौरान होता है, जैसा कि आमतौर पर परिवार या देखभाल करता बच्चे के संबंध में होते हैं। इसे सामाजिकरण का मूलभूत चरण माना जाता है और यह किसी व्यक्ति के विश्वासों, प्रवृत्ति, मूल्यों और व्यवहारों को आकार देने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। जो आपका परिवार है, परिवार बच्चों को सामाजिक मानदंड, मूल्य, भाषा और मूलभूत सामाजिक कौशल सिखाता है। ठीक, तो इसी प्रकार आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका एजर्सन और रीजन आपका सही है, और जो आपका रीजन है सही व्याख्या करता है एजर्सन की, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, जीन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है आपका, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक, देखिए फ्रेंड, जो आपका जीन प्याजे सर है, जो आपके जीन प्याजे हैं, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था है जो लगभग 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु तक होती है। जो आपकी सांकेतिक प्रतिनिधिकरण है, इस अवस्था में बच्चे संकेतों का उपयोग करके मानसिक रूप से वस्तुएं, कार्यों और विचारों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फिर आपका जो जीन प्याजे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि आपका जो जीन प्याजे सर है, जो आपके जीन प्याजे सर हैं, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, जो आपके मूर्त संज्ञात्मक जो आपकी अवस्था है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में,
ये आपकी तीसरी अवस्था है जो बच्चों की सोच क्षमताओं विकास का वर्णन करती है। यह अवस्था आमतौर पर 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की आयु के बीच होती है। हालांकि इसका सटीक समय बच्चे में भिन्न हो सकता है। जो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है निम्नलिखित कुछ प्रमुख विशेषताओं पर आधारित है। आपका पहला संरक्षण प्रतिक्रमणीयता और आपका थर्ड है आपका वर्गीकरण और क्रमबद्धता और फोर्थ है आपका विकेंद्रित और आपका अगला है संख्या द्रव्यमान आयतन और भार का संरक्षण और समस्या समाधान कौशल। ठीक इसी प्रकार जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है अधिकांश बच्चे वस्तु को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया है आपका डैश का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो किसके लिए किया गया था? आपका स्कीमा के लिए। स्कीमा का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक रूप अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक देखिए फ्रेंड जो आपके जीन पियाजे सर हैं, जीन पियाजे सर ने एक सिद्धांत दिया था जो आपका था संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत में स्कीमा एक संज्ञानात्मक रूपरेखा या मानसिक संरचना को संदर्भित करता है जो व्यक्तियों को पर्यावरण से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित और व्याख्या करने में सहायता करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में स्कीमा एक संज्ञानात्मक रूपरेखा या मानसिक संरचनाएं है जिनका उपयोग व्यक्ति अपने अनुभव को व्यवस्थित और व्याख्या करने के लिए करते हैं। स्कीमा को एक संज्ञानात्मक योजना या एक मानसिक रूपरेखा के रूप में माना जा सकता है जो किसी व्यक्ति की किसी विशेष अवधारणा वस्तु घटना या स्थिति की समझ का प्रतिनिधित्व करता है। जो आपका मानसिक स्कीमा को संज्ञानात्मक स्कीमा या फिर आपका प्रतीकात्मक स्कीमा के रूप में भी जाना जाता है तथा इसमें अवधारणा विचारों और घटनाओं के अधिक अमूर्त और मानसिक चित्रण शामिल हैं। जो आपके मानसिक स्कीमा है, मानसिक स्कीमा संज्ञानात्मक विकास की बाद की अवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसी प्रकार जो आपका स्कीमा है, स्कीमा का उपयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए किया गया था। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है सीडीपी में। दिया गया है कि रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा मानसिक के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक जो आपके कोहलबर्ग साहब है, कोहलबर्ग के एक सिद्धांत में बताया गया कि जो आपका स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर पहला स्तर है और इसे आमतौर पर छोटे बच्चों और किशोरावस्था में कुछ व्यक्तियों में देखा जाता है। दंड से बचना या पुरस्कार पाने के लिए इस स्तर की विशेषता स्वहित और आज्ञाकारिता पर ध्यान केंद्रित करता है। जो आपका जो आपका आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास है वह आपका इस चरण में व्यक्ति दंड से बचने के आधार पर नैतिक निर्णय लेते हैं और जो आपका व्यक्तिवाद और विनिमय है वह आपका व्यक्ति नैतिकता को व्यक्तिगत लाभ के साधन के रूप में देखते हैं तथा पारंपरिकता के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। वे निष्पक्षता में इस अर्थ में विश्वास करते हैं कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊं। ठीक तो यदि रजनी अपने दोस्तों के साथ कार्यों को जैसे को तैसा मानसिकता निष्पक्षता की तलाश और पारंपरिक व्यवहार की अपेक्षा के आधार पर जांचती है तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व परंपरागत स्तर पर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया है आपका जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का समाधान करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उन्हें प्रश्न का समाधान आधा समाधान प्रस्तुत करके। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक जो आपका इसके फोल्डिंग है, ठीक
स्कैफोल्डिंग अधिगम की प्रक्रिया के दौरान दिए जाने वाले समर्थन है जो छात्र को उसके अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप है। क्या आपका स्कैफोल्डिंग एक शिक्षण उपाय है जिसमें सबसे पहले मनोवैज्ञानिक जेरोम ब्रूनर द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि और यह वेगोट्स्की की समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा पर आधारित है और इसके फोल्डिंग एक शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्रों को सहायता प्रदान की जाती है क्योंकि वे नई अवधारणाओं को सीखते हैं और धीरे धीरे समर्थन कम करते हैं क्योंकि छात्र अधिक सक्षम हो जाते हैं। प्रश्न का आधा हल प्रस्तुत करके छात्रों को समस्या को हल करने की प्रक्रिया और चरण को समझने में सहायता मिल सकती है और फिर वे समस्या के शेष भाग को स्वयं हल करने के लिए इन चरणों का उपयोग कर सकते हैं। यह पद्धति छात्रों को समस्या समाधान कौशल और आत्मविश्वास विकसित करने में सहायता कर सकती है। तो इसी प्रकार जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक छात्रों को प्रश्न का आधा हल प्रस्तुत करके बताती है या फिर पाठ प्रदान करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। आपको सिद्धांतवादी दिए गए हैं और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही मैच होगा, सही युग्म होगा, यानी कि कौन सा करेक्ट मैचिंग होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरिस्ट और आइडिया प्रपोज बाय हिम। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेव वेगोट्स्की यानी कि सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चरल टूल्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके जॉन डीवी है, देखिए फ्रेंड्स, जो आपके लेव वेगोट्स्की है, लेव वेगोट्स्की एक सोवियत मनोवैज्ञानिक है जो संज्ञानात्मक विकास के अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। वेगोट्स्की ने प्रस्तावित किया है कि अधिगम और विकास एक साझा प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। जबकि वेगोट्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा और प्रतीकों जैसे सांस्कृतिक साधनों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। इन साधनों का उपयोग सामाजिक परिवेश में दूसरों से संवाद करने और अधिगम के लिए किया जाता है। जो आपके जो आपके कौन है, लेव वेगोट्स्की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा किससे सम्मत करती है। तो किससे सम्मत करती है, आपके ज्ञान सर्जन की चाह पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक है। जो आपका प्रगति जो जॉन डीवी के द्वारा एक एक थ्योरी दी गई, वो दी गई प्रगतिशील शिक्षा। जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा का प्रस्ताव दिया जो इस बात पर जोर देती है कि अधिगम केवल हस्त गतिविधि आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। इसलिए छात्रों को अनुकूलन और अधिगम के लिए अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। जो आपकी एक प्रगतिशील शिक्षा और कक्षा में छात्र अपने अधिगम से सक्रिय भूमिका निभाते हैं क्योंकि एक प्रगतिशील कक्षा में छात्रों को ज्ञान के निर्माण के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। जो आपका प्रगतिशील कक्षा एक समूह में काम करके और एक गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। इसी प्रकार एक प्रगतिशील कक्षा ज्ञान सर्जन की चाह को बढ़ाया जाता है या फिर बढ़ावा देती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिया गया कि मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर होगा शारीरिक गति संवेदी। जो आपके जितने भी नृत्य हैं वो आपके किससे हो रहे हैं, हाथ और पैर का क्या है आपका बैलेंस है। जिसमें जो नृत्यिका है या फिर जो मधुलिका वो नृत्य करती है किससे, हैंड से और फुट से। ठीक, पैरों से और हाथों से। ठीक। और अपने जो चेहरे के जो इमोशंस हैं, ठीक, वो क्या करती है, दर्शाती है। जो आपकी योग कला है, योग कला यानी कि योगा, ये किससे होता है, आपके फिजिकल एक्टिविटीज है। तो ये आपकी किस में आती है, आपके शारीरिक गति संवेदी में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपके हार्वर्ड गार्डनर साहब हैं, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एकल
स्थिर आईक्यू स्कोर नहीं है, बल्कि एक कौशल और क्षमताओं का एक प्रगतिशील और गतिशील संग्रह है जो एक व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। और हाव गार्डनर के अकॉर्डिंग उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी गई है, जिनमें आपकी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि उनमें से एक है। ठीक, जो आपका शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है, इसमें समस्याओं को हल करने के लिए किसी के पूरे शरीर या शरीर के कुछ भागों का उपयोग करने की क्षमता होती है। यह शारीरिक गतिविधि के समन्वय के मानसिक क्षमताओं का उपयोग करने की क्षमता है। ठीक, इसी प्रकार जो आपकी मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है? आपकी जो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास शारीरिक गति संवेदी की बुद्धि है जो उच्च स्तरीय है। उच्च स्तरीय है, ठीक, यानी कि हाई लेवल पे उसका इंटेलिजेंस है, यानी कि उच्च स्तरीय है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दिया गया है कि एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से किसकी प्रस्तुति है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर होगा जेंडर पक्षपात, यानी कि जेंडर बायस। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका लिंग पक्षपात है, एक लिंग को दूसरे लिंग से अधिक पसंद करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। लिंग पक्षपात भेदभाव का एक रूप है और इसमें व्यक्तियों को उनके दैनिक जीवन या कार्य में अलग अलग तरह के व्यवहार किए जाते हैं जो पूरी तरीके से उनके लिंग पर आधारित होते हैं। जो आपका परिदृश्य में एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपनी शंकाएं व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है, यह लिंग पक्षपात के एक रूप को प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अध्यापक कक्षा की भागीदारियों में लड़कियों की तुलना में लड़कों का पक्ष ले रहे हैं। इसी प्रकार एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के लिए अवसर दे रहा है, तो यह प्रत्यक्ष रूप से आपका जेंडर पक्षपात प्रस्तुत करता है। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? जेंडर पक्षपात, यानी कि जेंडर बायस। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिया गया है कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, लोगों के बीच उनके व्यवहार, अनुभूति, व्यक्तित्व या शारीरिक रूप के संदर्भ में अलग अलग भिन्नताओं को संदर्भित करती है। आनुवांशिकता जो है आपकी माता पिता से उनके संतानों को पारित आनुवांशिक लक्षणों को संदर्भित करती हैं। ये आनुवांशिक कारक संज्ञानात्मक क्षमताओं, व्यक्तित्व लक्षणों और अधिगम शैलियों सहित विभिन्न विशेषताओं को प्रभावित कर सकती हैं। और जो आपका पर्यावरण है, और जो फ्रेंड्स आपका जो आनुवांशिकता से उदाहरण है आपका, उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं आनुवांशिकता को। कुछ व्यक्तियों में प्राकृतिक रूप से तेज संसाधन गति या अधिक क्रियाशील स्मृति क्षमता हो सकती है, जो उन्हें नई नई जानकारी को और अधिक तेजी से सीखने में सहायता कर सकती है। जो आपका पर्यावरण है, वे सभी बाहरी कारक शामिल हैं जिनमें एक व्यक्ति को उनके भौतिक परिवेश से लेकर उनके सांस्कृतिक और सामाजिक अनुभवों तक अवगत कराया जा सकता है। जो आपका पर्यावरणीय कारक अधिगम दर को अधिक प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि एक सहायक और उत्तेजक अधिगम पर्यावरण अधिगम को बढ़ा सकता है, जबकि एक तनावपूर्ण या विभ्रांतकारी पर्यावरण अधिगम को बाधित कर सकता है। तो इसी प्रकार अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों के लिए उत्तरदायी ठहराना जा सकता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया है आपका आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो आपका सही होगा अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्वयं आकलन को भी शामिल करता है। यही आपका कथन सही है, ये आपकी स्टेटमेंट जो होगा आपकी सही होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड, जो आपकी शिक्षा में जो आकलन है, शिक्षा में आकलन एक शैक्षिक कार्य के लिए छात्रों की प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और व्याख्या करना, रिकॉर्ड करना और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। जो आपका आकलन केवल मानकीकृत परीक्षण द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। आकलन के अन्य रूप जैसे रचनात्मक आकलन, निष्पादन आकलन और प्रामाणिक आकलन छात्र अधिगम की अधिक व्यापक अधिक से अधिगम
की अधिक व्यापक और सूक्ष्म समझ प्रदान कर सकते हैं। जो आपका रचनात्मक आकलन है केवल निर्देशन के अंत में नहीं होता है, इसके बजाय यह एक सतत प्रक्रिया है जो पूरे निर्देशन में चलती रहती है। ठीक, तो इसी प्रकार अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्वयं आकलन को भी शामिल करता है जो आपका आकलन के संदर्भ में सही है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। दिया गया है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, तो फ्रेंड्स जो आपका समालोचनात्मक चिंतन है में प्रश्नात्मक प्रवृत्ति, उदारता और धारणाओं को चुनौती देने की इच्छा और वैकल्पिक दृष्टिकोणों पर विचार करने की इच्छा होती है। जो आपका ओपन एंडेड प्रश्न प्रस्तुत करने चाहिए। जो आपके ओपन एंडेड प्रश्न विद्यार्थियों को गहराई से सोचने, जानकारी का विश्लेषण करने और कई दृष्टिकोणों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। जो आपके वास्तविक जीवन के संदर्भों की समस्याएं समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में उपयोगी हो सकता है, लेकिन उन्हें इस तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो अभिसारी चिंतन के बजाय अपसारी चिंतन को प्रेरित करते हैं। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को अपसारी चिंतन शामिल ओपन एंडेड प्रश्न का चयन करना चाहिए। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दिया गया है आपका क्वेश्चन दिया गया, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है। तो समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है। आपकी आवश्यकता होती है आपकी विविधता को स्वीकृति। ठीक, यानी कंसिडरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। जो आपका समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा एक प्रकार की शिक्षा है जो पृष्ठभूमि, योग्यता या अधिगम की शैली की परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों की विविधताओं को महत्व देती है और उनका सम्मान करती है। जो आपका मानकीकृत पाठचर्या है, रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा देना और आगमय अवसंरचना सभी समावेशी शिक्षा के लिए बाधाएं हैं। जो आपका मानकीकृत पाठचर्या एक बाधा हो सकती है क्योंकि यह प्रायः सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा देना एक बाधा हो सकती है क्योंकि इसमें छात्र बहिष्कार या अधिकारहीन महसूस कर सकता है। अगमय अवसंरचना जो आपका एक बाधा हो सकती है क्योंकि इससे दिव्यांग विद्यार्थियों को स्कूल की गतिविधियों में भाग लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार जो आपके समावेशी शिक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी विद्यार्थियों को उनके पूरी क्षमता तक पहुंचने की अनुमति देती है। इसमें विविधता पर विचार करने की आवश्यकता होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आपका अभिकथन यानी एजर्सन और रीजन दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो फ्रेंड्स जो आपका एजर्सन और रीजन टाइप का क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपके जो सीटेड पेपर 1 और सीटेड पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप लोग एजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, एजर्सन और रीजन को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सुविधांचीय समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। तो ये आपका एजर्सन बिल्कुल सही है। और दिया गया है आपका पाठचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। तो बिल्कुल गलत। तो आपका एजर्सन सही है लेकिन जो आपका रीजन है वो आपका गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक फ्रेंड्स, जो आपके तो सुविधांचीय समूह के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। ये आपका जो कथन है ये आपका सही है। जो आपका रीजन दिया गया है कि पाठचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। ठीक, और ऐसा इसलिए क्योंकि औसत विद्यार्थी जैसा कुछ नहीं होता और हर विद्यार्थी अद्वितीय है और उसका अपनी क्षमताएं और कमजोरियां हैं। पाठचर्या को सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रूपांकित किया जाना चाहिए क्योंकि चाहे उनकी पृष्ठभूमि हो या क्षमता स्तर कुछ भी हो,
उस पर काम करना चाहिए। इसी प्रकार जो आपका कथन ए है वो आपका सही होगा और आपका जो कारण है यानी रीजन है वो आपका गलत हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दिया गया पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा अधिगम विशिष्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपका पठन वैकल्य एक विशिष्ट अधिगम की अक्षमता है जो किसी व्यक्ति को पढ़ने लिखने या वर्तने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह एक संवेदी व्यवहारिक या गत्यात्मक अक्षमता नहीं है। एक पठन वैकल्य सबसे सामान्य विशेष अधिगम अक्षमता है। यह अनुमान है कि 5 में से एक व्यक्ति पठन वैकल्य से ग्रसित होता है। तो इसी प्रकार पठन वैकल्य एक विशेष अधिगम अक्षमता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा स्वाधीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा बाधित संप्रेषण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। यानी कि जो आपका बाधित संप्रेषण है स्वाधीनता वर्णक्रम विकार यानी ASD का एक विशिष्ट लक्षण है। जो आपका स्वयं को अभिव्यक्त करना, दूसरों को समझना, संप्रेषण प्रारंभ करना और संप्रेषण पर प्रतिक्रिया करना। तो इसी प्रकार बाधित संप्रेषण स्वाधीनता विकार का विशेष लक्षण है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिया गया कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो आपकी कैसे की जा सकती है? श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका राइट आंसर। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका जब शिक्षक श्रेणीबद्ध कठिनाई वाले कार्य देते हैं तो वे कक्षा में सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि कुछ शिक्षार्थियों को चुनौती मिलेगी जबकि अन्य सफल होने में सक्षम होंगे। या कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे शिक्षण या शिक्षक श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य दे सकते हैं। जैसे आपका विषय वस्तु में आकलन करना या अवकलन करना, प्रक्रिया का अवकलन करना और उत्पाद का अवकलन करना। ठीक, तो इसी प्रकार जो आपका जब विषय वस्तु को संगठित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो अधिगम अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो आपका कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर करनी चाहिए या की जा सकती है। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21। दिया गया है कि अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका 21 का आपका आंसर हो जाएगा संयोजित। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक, देखिए फ्रेंड, जो आपका अधिगम है अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात विषय वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें शिक्षार्थी को समझ में आए। जब आपके विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाना चाहिए और प्रत्येक भाग को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से समझाया जाना चाहिए। विषय वस्तु को शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान और अनुभवों से भी संबंधित होना चाहिए। जब विषय वस्तु को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो शिक्षार्थी के लिए उसे समझने और याद रखने में आसानी होती है। तो जो आपका संदर्भहीन, अप्रासंगिक और बहुत अमूर्त, यह आपका नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका संयोजित। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दिया गया है कि अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में से इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक, यानी कि जो आपके अध्यापक हैं अध्यापक को इन इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क का पता लगाना चाहिए। इससे अध्यापक को यह समझने में सहायता मिलेगी कि भ्रांतियां कहाँ से आ रही हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित किया जाना चाहिए। जबकि विद्यार्थियों के तर्क की खोज करके अध्यापक उनकी विचार प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और उनके द्वारा धारण की जाने वाली विशिष्ट भ्रांतियों की पहचान कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि उन्होंने इन भ्रांतियों को क्या विकसित किया जाएगा या फिर
जो आपके कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं जो आपके जिनका शिक्षक अनुसरण कर सकते हैं, तो आपके निर्देश हैं विद्यार्थियों से अवधारणा की अपनी समझ को समझा समझा या साझा करने के लिए कहें, और विद्यार्थियों को स्पष्टीकरण को ध्यानपूर्वक सुने, भ्रांतियों को पहचाने और भ्रांतियों को दूर करें। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दिया गया है आपका, विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आपका विद्यार्थियों में सीखने की तत्परता, आपका विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका सही है, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियां। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को कोई अवधारणा पढ़ाते समय सीखने के लिए उनकी तत्परता, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और उनकी पसंदीदा अधिगम की शैलियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। जो आपके विद्यार्थियों में सीखने की तत्परता होनी चाहिए, और विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होने चाहिए, और विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियां होनी चाहिए। ठीक। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23। का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। दिया गया है कि रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के लिए अवसर प्रदान करता है। वह डैश को बढ़ावा देना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक तर्क होना चाहिए, वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए, और आपका तार्किक चिंतन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपका रमेश है, क्वेश्चन में जो आपका दिया गया है क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपका सीडीपी में दिया गया है कि रमेश बच्चों को विज्ञान विषय पढ़ाने के दौरान अन्वेषणों, प्रयोगों और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नए ज्ञान और समझ का निर्माण करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। वह वैज्ञानिक तर्क और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना चाहता है। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दिया गया है कि निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर होगा व्याख्यान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दिया गया है आपका अभिकथन और कारण दिया गया, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दिया गया है कि आपका आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। तो बिल्कुल करती है। और दिया गया है कि शिक्षक को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाहरी रूप से अभिप्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दिया गया है प्रभावशील समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है। तो किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? आपका कार्यात्मक स्थिरता की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। दिया गया है आपका, एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा की स्थिति को जन्म दे सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा अधिगम असहायता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दिया गया अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर होगा उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करें, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। ठीक। जो आपकी नई नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करते समय नई नई जानकारी को उन बातों से जोड़ना लाभदायक होता है जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। अपने पूर्व ज्ञान और योजनाओं को सक्रिय करके विद्यार्थी अर्थपूर्ण संबंध बना सकते हैं
मौजूदा समझ का निर्माण कर सकते हैं और आधुनिक जानकारी को अपने मानसिक ढांचे में एकीकृत कर सकते हैं। एक तरह से अवधारणाएं जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और योजनाओं को सक्रिय करते हैं। आपके विद्यार्थियों से यह पूछकर प्रारंभ करें कि वे विषय के बारे में पहले से क्या जानते हैं। इससे आपको उनके पूर्व ज्ञान का आकलन करने और तदनुसार अपनी प्रस्तुति को अनुकूलित करने में सहायता मिलेगी। आधुनिक अवधारणाओं को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए सादृश्यता और रूपकों का उपयोग करें। विद्यार्थियों को आधुनिक अवधारणाओं की कल्पना करने में सहायता करने के लिए उदाहरण और दृष्टांत प्रदान करने के लिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों ने जो सीखा है उसका अभ्यास करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। इसी प्रकार अवधारणाओं को इसी तरह प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो उनके पूर्व ज्ञान और योजनाओं को सक्रिय रखते हैं या फिर करें। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका आखिरी क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2022 का सीडीपी का आपका सीटेट पेपर 1 का सीडीपी पार्ट का आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। दिया गया है घोषणात्मक घोषणात्मक ज्ञान। घोषणा यानी कि जो आपकी डिक्लेरेटिव नॉलेज है वो क्या है आपका? वो है आपका मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक, यानी कि जो आपका घोषणात्मक ज्ञान एक प्रकार का ज्ञान है जो उन तथ्यों तथा सूचनाओं को संदर्भित करता है जिसमें शब्दों में बताया जा सकता है कि यह प्रक्रियात्मक ज्ञान के विपरीत है जो कुछ करने के तरीके के बारे में ज्ञान को संदर्भित करते हैं। घोषणात्मक ज्ञान मुख्यतः ज्ञान के क्या और किस पहलुओं को जानने के बारे में या तथ्यों अवधारणाओं को जानने से संबंधित है। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि यह जानना कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है एक घोषणात्मक ज्ञान है। ठीक, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, घोषणा हो रही है, यानी कि बताया जा रहा है कि फ्रांस की राजधानी कौन क्या है, आपकी पेरिस है। यह युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान कुछ करने का तरीका जानने के बारे में। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि बाइक की सवारी का ज्ञान एक प्रक्रियात्मक ज्ञान है। जो आपकी घोषणात्मक ज्ञान आधुनिक चीज सीखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपनी स्मृति में नया घोषणात्मक ज्ञान जोड़ रहे हैं, जिसे नए ज्ञान का उपयोग समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने में आपकी सहायता के लिए किया जा सकता है। इसी प्रकार घोषणात्मक ज्ञान मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलू को जानने के बारे में है। तो फ्रेंड्स, आपके 29 दिसंबर 2022 के सीटेट पेपर 1 के आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल सीडीपी पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से डिस्कस किए और समझे और अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कशन किया। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम 29 दिसंबर 2022 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया गया था और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में, जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है और बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।